Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 1 for Nutrition for the Community, and here we will discuss food, nutrition and health. The topics to be covered are introduction, food and its functions, meaning of nutrition, the concept of health, meaning of nutritional status, interrelationship between nutrition and health. Now first is introduction. The word food brings to our mind countless images. Food is associated with worship and divinity, with celebration and mourning, with family gatherings and with community feasting. It is closely interwoven with every feature of our existence. जब भी हम food सुनते हैं माइंड में कोई भी वर्ड, तो हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग इमेजेस फॉर्म होती हैं. फूड हम वर्शिप या डिविनिटी से भी एसोसिएट कर सकते हैं, किसी एक पार्टी से या फिर मॉर्निंग से भी एसोसिएट कर सकते हैं, फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड्स के साथ अगर हम हैं, या फिर एक कम्युनिटी फीस्टिंग है, अगर एक बहुत बड़ी गैदरिंग है, तो उन सब से भी हम रिलेट कर सकते हैं. एक तरह से हमारे एग्जिस्टेंस के सारे फीचर्स के साथ इंटरवोवन है फूड. This is not surprising because food plays a crucial role in our lives. It sustains us, it nourishes us, it is the life giver. और फूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमें सस्टेनेबल रखने के लिए, ताकि हम रोज़ अच्छे से काम कर सकें. नरिश रखने के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है. हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए फूड इज़ वेरी क्रूशियल एंड therefore it is a life giver. Then nutrition is the term used for the scientific study of food and how it is utilized by the body. तो न्यूट्रिशन टर्म हम यूज करते हैं फूड की साइंटिफिक स्टडी के लिए और कैसे वो बॉडी में यूटिलाइज होता है. Eating the proper kinds of food in the right amounts is essential to keep us healthy. In other words, our health is dependent on our eating pattern. So सही तरीके से फूड को खाना और सही तरीके का फूड खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम हेल्दी रह सकें, और इसलिए हमारी हेल्थ जो है वो हमारे ईटिंग पैटर्न पे डिपेंडेंट होती है. नाउ फूड एंड इट्स फंक्शंस. फूड ऑल्सो कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस विच आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल कलरिंग एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस इन फूड. तो फूड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जिनका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि फूड कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, ये सारे फूड में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं. एंड फूड इज़ देयरफॉर अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स. नाउ फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के देखे जाए तो हम काफ़ी सारे फंक्शंस गिन सकते हैं. बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं: सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. And physiological functions performed by food are energy giving, body building, protection and regulation. The energy giving function of food is basically performed by 2 nutrients, carbohydrates and fats. So जो energy giving function है, यानी कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी देता है फूड, वो 2 न्यूट्रिएंट्स करते हैं ये काम, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. And this is why these nutrients are also known as the body fuels. और इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को बॉडी फ्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर एनर्जी लेके आते हैं. The situation is similar to the burning of coal or wood, which are the familiar fuels. And when these fuels are burned, energy is released in the form of heat and light. The fire we observe is in fact nothing but the conversion of energy locked up in the fuel to heat energy and light energy. And similarly, carbohydrates and fats are burned in the body. The energy that these substances contain is released to perform the various activities that we know. So, जैसे हम दूसरे हमारे फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल या वुड, उनको जब हम बर्न करते हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है, हीट आती है और लाइट एनर्जी. ये होता है सिंपल एक एग्जांपल कि कैसे एक फ्यूल के अंदर जो एनर्जी लॉक्ड है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में. एंड इन द सिमिलर फैशन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी के अंदर बर्न होते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में और वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और ये एनर्जी जो होती है फिर अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज
Next function, physiological function performed by food is the protection and regulation. So, now protective function refers to the role in preventing infection by ensuring proper functioning of the body systems responsible for fighting infections. सो जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है फूड का, वो होता है कि जो इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी हमारी बॉडी पे बैक्टीरियाज या प्रोटोजोआ अफेक्ट ना कर सके. एंड इवन इफ अ पर्सन डज डेवलप एन इन्फेक्शन और एनी अदर काइंड ऑफ इलनेस, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इट कंटेन्स फैसिलिटेट रैपिड रिकवरी. और अगर गलती से हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन डेवलप भी हो जाता है या कुछ इलनेस आ जाती है तो फूड और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी फंक्शन. दिस रेफर्स टू द रोल ऑफ फूड इन कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेसेस. हमारी जितनी भी बॉडी प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करने में फूड हेल्प करता है. And as you are aware, several processes take place in the body such as the beating of the heart, maintenance of body temperature and contraction of muscles. Each of these processes is controlled. Our body temperature, for example, is maintained at 98.4 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. And similarly, the rate at which the heart beats is also maintained. और ये सारे काम कौन करता है? न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उसमें कैसे फंक्शंस परफॉर्म होंगे. जैसे हमारी बॉडी कंटिन्यूसली बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे हार्ट बीट्स, फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, देन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये सब काम फूड न्यूट्रिएंट्स करते हैं. देन नेक्स्ट इज द सोशल फंक्शंस. Food and eating has significant social meaning. Sharing of food with any person implies social acceptance. जब हम किसी भी पर्सन के साथ फूड शेयर करते हैं इसका मतलब हमने उसे सोशली एक्सेप्ट कर लिया है. When you share a meal with anyone else, you are expressing your acceptance of and friendship and respect for that person. जब हम किसी के साथ अपना फूड शेयर कर रहे हैं इसका मतलब हम उनको एज अ सोसाइटी या एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो वो सोशल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. लाइक इन दी फैमिली गैदरिंग्स और व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स वी शेयर फूड. देन साइकोलॉजिकल फंक्शंस. नाउ वी ऑल हैव इमोशनल नीड्स सच एज द नीड फॉर सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन. हम सबके कुछ ना कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल माइंड में अफेक्ट करती हैं. एंड फूड इज वन वे through which these needs are satisfied. When a mother prepares her child's favorite dish, the child recognizes the fact that she loves him enough to remember his likes and dislikes. अब जैसे एक मदर अपने बेटे के लिए या बच्चे के लिए अगर फेवरेट डिश बना रही है तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है उसकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को, और चाइल्ड को भी ये लगता है कि उसकी मदर उससे प्यार करती है एंड उसके लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखती हैं. So this is also one of the functions that food performs. Next is the meaning of nutrition. Nutrition is the scientific discipline with food as the major focus of interest. So nutrition एक scientific discipline है जो हम food के साथ देखते हैं, जहाँ पे food एक major interest का concept होता है, interest part होता है. Nutrition can be expressed as the study of what happens to food once it enters the mouth and thereafter. तो न्यूट्रिशन एक तरह से एक स्टडी होती है कि फूड जब हम माउथ में लेते हैं तो उसके बाद जो भी प्रोसेसेस होते हैं कैसे होते हैं और क्या होता है, दैट इज न्यूट्रिशन. द साइंस ऑफ फूड्स, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस देयरइन, their action, interaction and balance in relationship to health and disease, the processes by which the organism ingests, digests, absorbs, transports and utilizes nutrients and disposes of their end products is nutrition. तो फूड की वो साइंस या फिर न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उनके एक्शन क्या है, एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, बैलेंस कैसे बन रहा है, और जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी या ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल, बर्ड या सिंपल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन कैसे होती है, फिर फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन और कैसे वो यूटिलाइज होता है, इन सब की स्टडी इज न्यूट्रिशन. In addition, nutrition must be concerned with the social, economic, cultural and psychological implications of food and eating.
इसके साथ साथ न्यूट्रिशन में सारी सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और साइकोलॉजिकली कैसे वो इम्प्लाई करता है हमारी फूड और ईटिंग के साथ, ये भी न्यूट्रिशन का ही पार्ट है. नेक्स्ट, nutrients, action, interaction and balance. Now food, as you know, contains nutrients as well as substances which are non-nutrients. Food के अंदर दो types के substances होते हैं, nutrients और non-nutrients. अब body को हर न्यूट्रिएंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होता है. Some are needed in relatively large amounts like macronutrients and some in smaller amounts like micronutrients. But they are equally essential for our body. चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों ही बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत असेंशियल होते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड by taking the example of calcium and phosphorus. If the diet contains too much phosphorus, it prevents the body from taking in enough calcium. This creates an imbalance between calcium and phosphorus and affects the bones and teeth. बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स के बीच में, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे. जैसे अगर हम कैल्शियम और फॉस्फोरस का एग्जांपल लें, अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस होगा तो हमारी बॉडी कैल्शियम लेने से मना करेगी. अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो इस वजह से बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स और टीथ अफेक्ट होते हैं. और दिस imbalance can be corrected by consuming foods that supply the two nutrients in the correct proportions. और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम वो फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों ही करेक्ट अमाउंट में हो. And in the larger context, the term balance means that the nutrients need by the body should be provided in the right amount and proportions. Next is the handling of food and nutrients by the body. We take in food through our mouth where it is chewed and then swallowed. It then passes down into the stomach and thereafter into a long coiled tube-like structure called the intestine. So, जब हम फूड लेते हैं अपने माउथ से, उसके बाद उसको च्यू करते हैं एंड देन स्वैलो करने के बाद वो स्टमक में जाता है. फिर स्टमक से वो coiled tube like structure में जाता है, that is known as intestine. And since our body cannot utilize food as such, it alters its nature and converts it into utilizable form by many specific actions. And this process is called digestion. क्योंकि हमारी बॉडी सारे फूड को यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो उसके नेचर को कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि वो एक यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके. एंड दिस प्रोसेस इज डाइजेशन. वंस डाइजेशन इज completed, several nutrients are available to the body in a form in which the body can use them further. एक बार डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं बॉडी के लिए और वो अलग अलग फॉर्म्स में यूटिलाइज किए जा सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स move from the intestine to the blood is referred to as absorption. So absorption वो प्रोसेस होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से ब्लड की ओर मूव करते हैं. Next is the social, psychological and economic aspects of nutrition. Now, social and psychological factors determine the acceptability of a particular dietary pattern and the foods included. We might suggest a nutritious diet for a person, but it might not be acceptable to him because of socio-cultural reasons. For example, now सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे डाइटरी पैटर्न को डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसा डाइट खाना पसंद करते हैं. कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन को के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ वेजिटेरियन अ नॉन वेज फूड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. दिस इज बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल रीजन्स. This is the reason why a person's social background and reactions to particular food items have to be carefully considered. Then, social and cultural aspects of eating. Food has a special meaning in the social and cultural context. Our ancient Vedic tradition emphasizes food as a life giver. फूड जो है एक बहुत स्पेशल मीनिंग होता है उसका सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो.
वैदिक ट्रेडिशन में भी, जो एंशियंट वैदिक ट्रेडिशन है, उसमें भी फूड को एक लाइफ गिवर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है. इट फर्दर एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज टू स्पेसिफिक फूड्स. It is said that sattvic food, for example, increases intellectual capacity and creativity, energy and cheerfulness. जो सात्विक फूड होता है उसकी वजह से हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और cheerfulness आती है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिगार्डेड एज द प्रोमिनेंट सात्विक फूड. देन राजसिक फूड, foods that stimulate passion, are stated to include fish, eggs and meat, while pork and beef are put in the category of tamasic food. Stale, reheated, tasteless and impure foods. So वैदिक ट्रेडिशन में अगर हम देखें अपने वेदास में, तो पोर्क और बीफ को तामसिक फूड की कैटेगरी में डाला गया है, जो कि रीहीटेड होते हैं, स्टेल होते हैं, टेस्टलेस होते हैं. दैट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ फूड. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. नाउ health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health एक वो state होती है जिसमें हम completely physically, mentally और socially अच्छी फॉर्म में होते हैं, और ना कि सिर्फ अगर हमें डिजीज ना हो तो हम उसको हेल्थ नहीं कह सकते, उसको हेल्दी बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली भी कंप्लीटली अच्छा होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, health is a state of complete well-being and not just the absence of disease. Now the physical health. The physical dimension of health is familiar to us. When we say a person is healthy, we are generally referring to this aspect. Physical health is easy to detect and describe. फिजिकल डायमेंशन हमें सबको पता है कि हेल्थ की क्या होती है. जब हम कहते हैं एक पर्सन हेल्दी है, तो हम उसकी फिजिकल हेल्थ पे पिन पॉइंट कर रहे होते हैं. Physical health is easy to detect. A person is physically healthy if he or she looks alert, is responsive, energetic and vigorous. अगर एक person alert है, responsive है, energetic है, तो हम उसको कहते हैं that he is physically healthy. Next is the mental health. Mental health implies freedom from internal conflicts. जब हम internally यानी कि हमारे mind में conflicts ना हो, so that is known as the mental health. No consistent tendency to condemn or pity oneself. जब हम प्रेशराइज ना हो रहे हो या खुद पे हमें पिटी ना हो रही हो, that is mental health. A good capacity to adjust to situations and people. जब हम situations के साथ easily adjust कर सके. Sensitivity to the emotional needs of others. जब हम दूसरों को समझे उनकी emotional needs क्या हैं. Capacity to deal with other individuals with consideration and courtesy. Good control over one's own emotions without constantly giving in to strong feelings of fear, jealousy, anger or guilt. So these are the mental health points for the mental health. Next is the social health. If an individual recognizes that he or she belongs to a family and is able to identify with the wider community, the first step towards social health has been taken. अगर एक इंडिविजुअल को लगता है कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक वाइडर कम्युनिटी का पार्ट है, और उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करने का स्टेटस रखते हैं एक, तो वो एक तरह से सोशल हेल्थ की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है. एन इंडिविजुअल हु रिकॉग्नाइजेस हिज और her obligations towards other members of society is able to relate to other persons or people around him or her can be described as socially healthy. एक इंडिविजुअल जो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखते हैं कि वो कैसे दूसरी मेंबर से अलग है और कैसे वो और लोगों से रिलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो सोशली हेल्दी है. नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल हेल्थ. Spiritual health is the most difficult to define. We as Indians probably understand spirituality more because in our society, religious and moral codes of behavior are easily observable. हमें स्पिरिचुअलिटी समझना इतना डिफिकल्ट नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और जो रिलीजियस और मॉरल कोड्स हैं उसमें हम इजीली स्पिरिचुअलिटी को देख सकते हैं.
A healthy individual obeys these moral codes most of the time. एक healthy individual जो होता है वो सारे ये moral codes जो हमारे religiously हमारे साथ associated हैं वो obey करते हैं. The concept of doing good and of not harming others, of believing in the basic forces of goodness and justice, whether or not these are worshipped as God, of recognizing the needs of others and trying to fulfill them, of commitment, duty and obligation. These are all characteristics of a spirituality of a person. जो भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम दूसरों को हार्म नहीं करेंगे, गुडनेस में बिलीव रखेंगे, कुछ ऐसे हमारे बिलीव्स जो हमारी गुडनेस को बढ़ाते हो, हमें जस्टिस की तरफ लेके जाते हो, हमें जजमेंटल बनाते हो कि एक पर्सन को अच्छे से समझ के फिर हम जज करें. देन किसी दूसरे को समझ के उसकी नीड्स को रिकॉग्नाइज करके उसको फुलफिल करने की अगर हम क्षमता रखते हैं या ऐसी एक चाह रखते हैं तो दैट इज दी स्पिरिचुअल हेल्थ. अ हेल्दी इंडिविजुअल ओबेज दीज मॉरल कोड्स. नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. Nutritional status is the condition of health of an individual as influenced by the utilization of nutrients. न्यूट्रिशन स्टेटस जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है हेल्थ की जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं. टू डिटरमाइन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज बीइंग कंज्यूम्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ इलनेस इफ एनी द पर्सन हैज सफर्ड इज सफरिंग फ्रॉम, including any observable signs of ill health such as discolored skin or bleeding, what is the level of nutrients and other substances in the blood and urine. So nutritional status determine हम कर सकते हैं कुछ particular information को साथ में रख के, जैसे कि हम किस टाइप की डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, किस टाइप की इलनेस है हमें एंड क्या लेवल है हमारे न्यूट्रिएंट्स का. नेक्स्ट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. अब न्यूट्रिशन एक क्लोज लिंक में होता है हमारी हेल्थ के साथ, क्योंकि हमारी हेल्थ जो डिटरमाइन होती है वो हमारे न्यूट्रिशन के बेसिस पे होती है. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक पुअर हेल्थ वाले पर्सन जो है वो लेस फूड खा रहा है इसलिए उसकी हेल्थ पुअर है. एडिक्वेट फूड ऑफ द राइट काइंड गिव्स अ गुड हेल्थ एंड टू मच फूड गिव्स यू द ओबेसिटी, दैट इज द पुअर हेल्थ. If a person eats the right kind of foods in the required amounts, he or she will keep good health provided no other factors intervene. अगर एक पर्सन सही तरीके से खाना खा रहा है और सही अमाउंट में खा रहा है तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन साथ में ये भी कंडीशन है कि कुछ और फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जैसे कि स्ट्रेस, प्रेशर या किसी भी टाइप की टेंशन. On the other hand, a poor eating pattern or eating too little or too much will result in poor health as is depicted in the figure. अगर हम बहुत कम खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ खराब होती है. So there is always a relationship between nutrition and health. Now here are some questions for you. First is define health, list the 4 dimensions of health. And second, good health cannot be achieved without good food. Comment on this statement. That's all for this session. Thank you and have a nice day.